एक कहावत है कि चुनौतियों के सामने ही किसी की सर्वोत्तम क्षमता का पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कोई जीवन दशा एक चुनौती अथवा दबाव का कारण बन जाती है। और आपके इस चैप्टर का नाम भी है जीवन की चुनौतियों का सामना। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। फ्रेंड्स, स्वतंत्रता दिवस वो दिन है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग का याद दिलाता है। भारत को मिली ये आजादी बहुत महत्वपूर्ण थी। आज के दिन थोड़ा सा इस पे बात होना चाहिए क्योंकि आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है। तो आप लोग तो झंडा फहराने भी नहीं गए होंगे क्योंकि सभी को तो मना है कोरोना के कारण। तो थोड़ा सा बात हम लोग कर लेते हैं इस पे। तो स्वतंत्रता दिवस वो दिन है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग को याद दिलाता है। भारत को मिली ये आजादी बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसके लिए देश के वीरों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी और काफी संघर्ष किया। महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुखदेव, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद के बलिदान के कारण ही आज हम आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। भारत में स्वतंत्रता दिवस का महत्व जो है, भारत में स्वतंत्रता दिवस पर जो है वो उसका महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए क्योंकि और इस दिन जो होता है, जो हमारा दिल्ली में लाल किला है, भारत में स्वतंत्रता दिवस प्रतीक जो है कि नई दिल्ली का लाल किला है जहां 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। यह परंपरा आज भी जारी है और इस दिन जो होता है 15 अगस्त के दिन यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर अपना तिरंगा मतलब देश का फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी थी क्योंकि आज 15 अगस्त था तो थोड़ा सा बात होना तो जरूरी था। ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा और शुरू करेंगे हम लोग अपने चैप्टर को। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, जीवन की चुनौतियों का सामना। तो मेरी शुरू से यही प्रयास रही है कि आपको सभी क्वेश्चन फुल्ली कंसेप्ट के साथ कराया जाए। तो स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी पर। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं शेयर किया है तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके मित्र इस चैनल से जुड़ सकें और लाइव क्लासेस का आनंद ले सकें। तो चलिए, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन जो है आपके सिलेक्टेड हैं तथा अच्छे लेवल के हैं। वही क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है आपका आपके लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर को आपको पढ़ने से आपके लाइफ में कंसेप्ट आएगा कि कैसे जो होता है हमारे जीवन में जो चुनौती आती है, चुनौती दबाव का कारण, चुनौती कैसे बन जाती है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराते कराते ही आपकी जितने भी कंसेप्ट हो सभी कंसेप्ट को क्लियर कराते हुए चलेंगे। और यकीन मानिए, जब आप एनसीईआरटी चैप्टर 3 को खोलिएगा, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लिया तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने बुक को नहीं पढ़ा, आपको लगा कि आप फुल्ली बुक को पढ़ लिया। तो इस तरह से मैं आपको कंसेप्ट दूंगा। तो चलिए, बिना कोई देर किए हम लोग शुरू करते हैं, अपने पहले क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, एनोरेक्सिया नर्वोसा का विशिष्टता होती है। 2009 में पूछा गया, 2012 में पूछा गया, 2014 में और 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया जी। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो फटाफट से जिनको आंसर पता है कमेंट करते चलिए। आज आप लोगों का दम फटाफट से कमेंट आना चाहिए सभी लोगों का। तो चलिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है इसके बारे में आपको पता होगा कि ये एक खाने का विकार है जिसमें व्यक्ति का वजन सामान्य से भी कम होता है। इतना ही नहीं, इसमें व्यक्ति हमेशा ही वजन बढ़ने के डर से ग्रस्त रहता है। यूं तो यह बीमारी किसी को भी हो सकती है लेकिन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में इस बीमारी का लक्षण अधिक देखे जाते हैं। तो चलिए, फर्स्ट का क्या होगा राइट आंसर, फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए। फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट कीजिए, आपके पास समय है। तो फर्स्ट का सही आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन भी याद करिएगा, अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी। अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट से इस तरह से कमेंट करते चलिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति, स्ट्रेस का मतलब सभी को पता होगा। स्ट्रेस मतलब क्या होता है? स्ट्रेस, जिसका आप लोग क्या कहते हैं, थकान, स्ट्रेस। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की जो उत्पत्ति हुई है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन डी द राइट आंसर, लैटिन। इंग्लिश के लैटिन शब्द से हुई है। अंग्रेजी शब्द स्ट्रेस की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द है स्ट्रिक्टस। स्ट्रिक्टस, तो स्ट्रिक्टस से हुई है। स्ट्रिक्टस आप लोग देख पा रहे होंगे और स्ट्रिक्टस का अर्थ होता है तंग, तंग या संकीर्ण, जिसे आप लोग स्ट्रिंगर जो क्रियापद स्ट्रिक्टस का जो वर्ब होता है स्ट्रिंगर
जिसका अर्थ है कसना, कसना। तो आप इस तरह से कंसेप्ट को समझते चलिए। तो अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन। और मेरी ये प्रयास शुरू से रहती है कि आपको अभी कराते समय आपका जो होगा 80% आपको मैं याद करा दूं, तो 80% आपका जो होगा कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप जब क्या होगा कि ये वीडियो जब आपकी अपलोड हो जाएगी चैनल पे, तो आपको आज नहीं 5 दिन बाद 4 दिन बाद आपको इसको, आपके पास ऑप्शन रहता है, अगर आप ज्यादा समय नहीं गंवाना चाहते हैं तो आपके पास प्लेबैक का स्पीड रहता है, प्लेबैक स्पीड इसको फास्ट मोड कर लीजिए और वीडियो को फटाफट देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और सभी को अच्छा लग रहा होगा, पढ़ने में समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग का कमेंट जो है, चलिए फटाफट से कमेंट आ रहा है। क्वेश्चन 3 हमारा, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस सेली किस क्षेत्र से संबंधित है? हंस सेली किस क्षेत्र से संबंधित है? हंस सेली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चलिए फटाफट इसका राइट आंसर। और मैं आपको बता दूं, ये आधुनिक दबाव शोध के जनक कहे जाते हैं। हंस सेली को आधुनिक दबाव शोध के जनक कहा जाता है। और सैले ने, आपके एनसीईआरटी बुक में इनका नाम सैले भी लिखा है, तो सैले ने 2 प्रकार के तनाव की संकल्पना की है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, तनाव के अध्ययन के क्षेत्र में। ऑप्शन बी द राइट आंसर, तनाव के अध्ययन के क्षेत्र में। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसी तरह से आप लोग याद करते रहिए और फटाफट से बढ़ते चलिए। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि इंग्लिश मीडियम में कराने के लिए इसी क्वेश्चन को, साइकोलॉजी का क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में, तो मैं बता दूं कि ज्यादातर बच्चे हिंदी से ही हैं, तो आप लोगों को हिंदी में ही होगी। बट मैं उनके लिए क्या करूंगा कि इसमें जो आपका जहां जहां जो शब्द आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको मैं इंग्लिश में भी आपको बताते चलूंगा, ताकि आपको कंसेप्ट को क्लियर होता चले। और जो ये सैले जो साहब थे, सैले ने 2 प्रकार के तनावों की संकल्पना की थी। आज स्वतंत्रता दिवस है, आज हम लोग फुल्ली अच्छे से पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। ज्यादा समय लगे तो लगे, लेकिन पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो इन्होंने बताया था, जो आपका फर्स्ट नंबर है, यूस्ट्रेस के बारे में। इन्होंने यूस्ट्रेस के बारे में बताया था। और इन्होंने यूस्ट्रेस का मतलब होता है ऐसा तनाव जब उत्पन्न होता है जैसे जो प्रतियोगी खेल खेलते समय जो तनाव उत्पन्न होता है उसे यूस्ट्रेस तनाव के नाम से दिया जाता है। तो इन्होंने 2 तरह के तनाव के, 2 प्रकार के तनाव की संकल्पना की थी। और एक जो था आपका डिस्ट्रेस, याद रखिएगा, यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब विपत्ति, विपत्ति कहने का मतलब है जो बुरा हुआ, असंयमित हो गया, जो हो गया अनवांछित हो गया, मतलब कि जिसे आप लोग अनवांछित तनाव, तो इस तरह के तनाव को डिस्ट्रेस कहा जाता था। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जी। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? तो आपके पास ऑप्शन है आपके सामने, तो आप लोग फटाफट से ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए। और जिस तरह से आप लोग चैनल पे बने हैं उसी तरह से बने रहिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे आपसे केवल एक सब्सक्राइब और एक लाइक ही चाहिए। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, तभी जाकर इस चैनल से ज्यादा बच्चे जुड़ सकते हैं। आज आपने संख्या को बढ़ाकर इतना कर दिया। पहले जब मैं लाइव आता तो बहुत कम बच्चे रहते थे, मात्र 4 या 5। आज देखिए हमारे पास 15 16 स्टूडेंट आ जाते हैं। तो चलिए 4 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, याद रखिएगा, नियंत्रण। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? तो नियंत्रण, ऑप्शन डी द राइट आंसर। और दबाव के जो प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो आपको फुल्ली डिस्कस के साथ ही कराऊंगा। तो चलिए ऊपर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दबाव के जो प्रकार होते हैं कि दबाव के जो प्रकार होते हैं आपके पास कितने प्रकार होते हैं? तो दबाव के प्रकार आप लोग देखिए, मुख्यतः 3 जो होता है आपके किताब में वर्णित है। तो भौतिक एवं पर्यावरणीय होता है। तो डिस्कस कर दूं और सभी लोग अपने दोस्तों पर ध्यान देंगे। कौन से दोस्त आपके नहीं आ रहे हैं क्लास में, तो सभी को आप लोग ध्यान आपको देना है। और जो नहीं है उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि चलो भाई क्लास करो, क्लास शुरू हो चुकी है। तो भौतिक एवं पर्यावरणीय जो होता है आपका दबाव, जो फर्स्ट नंबर का आता है, जिसके कारण हमारी जो शारीरिक दशा जो होती है, शारीरिक दशा में परिवर्तन आता है। तो आप ऐसे टर्म्स को याद रखिए। और आप मतलब कि यही सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए दबाव के प्रकार क्या होते हैं। तो आप यहाँ पर अगर जानोगे, मेरी यही कोशिश रही है शुरू से कि आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराते समय ही मैं फुल्ली कंसेप्ट के साथ आपकी सब्जेक्टिव भी तैयारी करा दूं। बस बशर्ते ये है कि आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए। हाँ, वीडियो माना कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप अच्छे से देखिए वीडियो को, आपका ज्यादा समय लगेगा लेकिन आपके पास कंसेप्ट आएगा। तो चलिए, भौतिक एवं पर्यावरणीय होता है। तो इसके में कारण हमारी शारीरिक जो दशा होती है, दशा में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। हम तनाव का अनुभव करते हैं जब हम शारीरिक रूप से अधिक परिश्रम करते हैं। पौष्टिक भोजन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, कोई चोट लग जाती है, निंद्रा में कमी हो जाती है। तो ये समय आपका भौतिकी जो होती है, भौतिक
दबाव आपको मिलता है, भौतिक जो प्रेशर होता है आपको मिलता है, फिजिकल प्रेशर। नेक्स्ट आता है आपका पर्यावरणीय। तो पर्यावरणीय दबाव जो आप लोग नाम से ही आप लोग समझ चुके होंगे, पर्यावरण का मतलब हो गया जैसे वायु प्रदूषण, भीड़ हो गया, शोर, गर्मी हो गया, गर्मी के दिन में गर्मी, बरसात के दिन में बरसात, सर्दी के दिन में सर्दी, आग के दिन में, मतलब आग का दिन तो होता नहीं, मतलब आग हो गया, भूकंप, बाढ़, ये सब आपका पर्यावरणीय दबाव आता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट हमारा है मनोवैज्ञानिक दबाव। तो मनोवैज्ञानिक दबाव में वैसा दबाव है जिनमें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं, उसे को कहते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही हो, और प्लीज आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, तभी जाकर इस चैनल से बच्चे जुड़ सकते हैं ज्यादा। आप ही के जो हमारे जो मनोवैज्ञानिक दबाव का मतलब जैसे फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है, कंफ्लिक्ट का होना, तो ये सब आप याद रखिएगा। और इंग्लिश वाले बच्चे आपके लिए मैं वो इंग्लिश वर्ड का यूज करूंगा, आपके जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां पर आपके लिए इंग्लिश वर्ड का उपयोग किया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है सामाजिक दबाव। तो सामाजिक दबाव मतलब सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर कहने का मतलब हो गया ये एक तरह से आंतरिक दबाव हो गया, और एक जो आपका होता है वो सामाजिक दबाव के साथ साथ मैंने आपको चार एक और आप समझ लीजिए, आपका एक और चार हो जाता है आंतरिक दबाव, सॉरी आंतरिक दबाव भी होता है, तो मिस कंफ्लिक्ट कर गए थे, तो याद रखिएगा आंतरिक दबाव के बारे में भी। तो आपका एक आंतरिक दबाव हो जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए, सामाजिक दबाव हो गया आपका एक आंतरिक दबाव हो गया, इंटरनल प्रेशर हो गया। तो सामाजिक दबाव का मतलब होता क्या है? सामाजिक दबाव का मतलब आप समझ लीजिए, कहने का मतलब होता है कि छोटा सा उदाहरण जैसे आप ले लीजिए, पड़ोसियों से परेशानी हो गया, परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, तो ये सब सामाजिक दबाव आ गया, आंतरिक दबाव आप समझते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए आ रहा है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। बाह्य आबोधक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है, बाह्य आबोधक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है अनुकूल, बर्न आउट, संयोजन, खिंचाव। तो 5 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, अनुकूलन, अनुकूलन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, और शायद इसका आंसर आप ही बता दीजिएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको भी करने होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको ही करने होंगे। तो अभी नहीं, लाइव चैट में जो बता रहे हैं बता ही रहे हैं, बट लाइव चैट जब खत्म हो जाए, जब ये वीडियो ऑफलाइन मोड पे आ जाए, तो आपको मतलब ऑफलाइन करने का मतलब है कि जब वीडियो अपलोड हो जाए तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है और देखा जाए कि सबसे पहले इसका आंसर किसने कमेंट किया। जैसा कि देखते हैं हम, बहुत ज्यादा आप लोग का कमेंट में सही आप लोग का आता है। सबसे अच्छा ज्यादा अभी जो कर रहे हैं नीतू कुमारी का बहुत ज्यादा सही आ रहा था, उनका मैंने देखा था हिस्ट्री में बहुत ज्यादा सही कर रही थी, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो 6 नंबर जो आपका है, फ्राइड के अनुसार ऑडिपस की अवधि में चालक प्रतियोगिता करता है, तो बहन के साथ, भाई के साथ, माता के साथ या पिता के साथ। मैंने इसका आंसर आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट में ही आपको बताया था, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है उसमें ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था। चलिए इसका आंसर आपको बताना है क्योंकि इसके स्टूडेंट का आंसर मैंने करा दिया आपको। उसमें क्या था, इलेक्ट्रा नामक था, तो इलेक्ट्रा पर मैंने आपको इसकी पूरी जानकारी दी थी। इलेक्ट्रा जो मनोग्रंथि, इलेक्ट्रा जो मनो होती है, मनो बीमारी, उसके बारे में मैंने बताया था। नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। आक्रामकता का कारण कौन नहीं है? आक्रामकता का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, जैसे कहने का मतलब होता है कि जैसे फ्रस्ट्रेशन हो गया, तो आक्रामकता का कारण कौन नहीं है? तो 7 का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है मॉडलिंग। मॉडलिंग जो है आक्रामकता का कारण नहीं है, और आक्रामकता कहने का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, जैसे क्या होता है, ये हम लोग सीखते हैं ना, किसी को देखते हैं कि गुस्सा कर रहा है तो हम लोग उससे सीख जाते हैं। हम लोग पहले से सीख के नहीं आते गुस्सा करना, हम लोग अपने जिस परिवेश में रहते हैं उस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं, गुस्सा करना भी सीखते हैं। और मतलब किसी भी आपके आसपास में बहुत से लोग होंगे ऐसे जो बहुत गुस्सा करते होंगे सब, तो वो लोग सीखते हैं, उनके परिवेश जो है वैसा है, गुस्सा क्यों, मतलब सब सीखा हुआ है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। 2018 में पूछा भी क्या था दोस्तों। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन 8 नंबर, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रही हो। जहां कहीं नहीं समझ में आप लोग फटाफट से कमेंट करेंगे, फटाफट से कमेंट करेंगे। और मैं क्योंकि मैं आप लोगों की तैयारी करा रहा हूं, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं ही सॉल्व करूंगा आप लोगों की प्रॉब्लम को। तो आप लोगों को शर्माना नहीं है, आप लोगों को कमेंट करते रहना है। और बहुत अच्छा, इसी तरह से आप लोग चैनल पर बने रहे, फटाफट से कमेंट करते रहें। अगर किसी व्यक्ति को मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर, मनोवृत्ति प्रतिकूल करने का मतलब समझ चुके होंगे आप, अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर और अधिक अनुकूल हो जाती है, तो एक उदाहरण होगा। तो समझिए, कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर, 2013 में पूछा गया है,
अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर और अधिक अनुकूल हो जाती है, तो एक उदाहरण होगा। तो ऑप्शन 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, संगत परिवर्तन का। जब उसके संगत में परिवर्तन आएगा तो अगर किसी व्यक्ति की जो होगा उस व्यक्ति का मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर अधिक अनुकूल हो जाती है। इसको ऐसे समझिए, प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल एक तरफ इतना, और या अनुकूल से बदलकर अधिक अनुकूल, ऐसे इस क्वेश्चन को समझिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आक्रामकता, एक मिनट, हरा पेन। आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नांकित में से किस विधि का सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं? आक्रामकता के बारे में मैंने बताया था, और फ्रेंड्स आपको याद रखने होंगे एक पॉइंट और आक्रामकता के बारे में, क्योंकि ये शब्द आपके बार बार रिपीट हो रहा है और सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अल्बर्ट बांडुरा, तो आपके जो अल्बर्ट बांडुरा थे, नाम इनका याद रखिएगा, अल्बर्ट बांडुरा, जैसा आप लोग देख रहे हैं, अल्बर्ट बांडुरा आक्रामकता के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के एक प्रमुख शोधकर्ता, विचारक और नवोन्मेष थे। इस स्कूल का आक्रामकता पर सोच के निष्कर्ष को इस तरह अभिव्यक्त किया गया है कि मानव आक्रामकता एक सीखा आचरण है। मैंने आपको बताया इसके बारे में, तो चलिए ज्यादा डिस्कस नहीं, बस जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वही करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका 9 का हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन ए द राइट आंसर, अंतर्निरीक्षण। यहाँ पर तो आपका आत्मनिरीक्षण होना चाहिए, आत्मनिरीक्षण समझ लीजिए। आपके एग्जाम में मतलब ऑप्शंस आपका चेंज भी रहे तो आप ऑप्शंस को ए को मार्क दीजिए, ऑप्शन ए द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जी। तो क्वेश्चन 10 को सभी लोग करेंगे अच्छे से। तो चलिए, किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है? तो किस आक्रामकता, तो ये आक्रामकता आपके लिए आक्रामकता है, आक्रामकता, तो ये व्यक्ति अभिप्राय छिपा रहता है। तो ऑप्शन बी है राइट आंसर, साधनात्मक आक्रामकता में, साधनात्मक आक्रामकता में, याद रखिएगा। 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। और जिस तरह से आप लोग साथियों, मेरे दोस्तों, आप लोग चैनल पे बने हुए हैं, तो प्लीज आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। वीडियो के लास्ट में मैं बोलूंगा आपको, तो वीडियो को शेयर करना जरूर नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से आपका होता है जो हमें हौसला मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक दूरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? कोलाहल कहने का मतलब समझते हैं सभी लोग, मतलब शोर शराबा, हल्ला, ये सब आप लोग सभी लोग समझते होंगे। तो कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया? अभी कमेंट का कोलाहल चल रहा है नीचे, तो कमेंट का कोलाहल चल रहा है नीचे, तो इसी तरह से कोलाहल जारी रहना चाहिए। तो कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रमबद्धता, ऑप्शन डी द राइट आंसर, क्रमबद्धता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए 2016 में पूछा गया, आप लोग इधर ध्यान देते चलिएगा कब कब किस क्वेश्चन को पूछा गया है। और फ्रेंड्स मैं बार बार आपको कहता हूं कि प्रीवियस ईयर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं, आउट ऑफ लगभग 80% जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा मैच कर ही जाएगा। ये मेरी आपसे 100% जो मेरी आपसे ये मतलब एक तरह से वादा ही समझ लीजिए है, आपका मैच करेगा ही तो करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक दूरी में संप्रेषणकर्ता तथा श्रोता के बीच दूरी होती है। तो साइकोलॉजी का भाई ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 फीट से 10 फीट, यानी 2 मीटर, शायद 2 मीटर। सामाजिक दूरी जैसे बनाते हैं हम लोग, अभी कोरोना का काल चल रहा है तो अभी सामाजिक दूरी बनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। सभी लोग आप लोग सुन रहे होंगे, सभी जगह एक ही बात चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी में तो 4 फीट से 10 फीट की दूरी जो होना चाहिए वो होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, कोई भी बच्चा बता सकता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2016 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। और फ्रेंड्स मैं आपको डिस्कस के साथ ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि अगर आपको डिस्कशन के साथ अच्छा ना लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैं आपको केवल ऑप्शंस को टिक आउट कराते चला जाऊंगा। क्योंकि आप तो ऑप्शंस को टिक आउट करके आप अपने बुक में ही पढ़ सकते हो जी, आपके क्वेश्चन बैंक्स में ही पढ़ सकते हो। यहाँ पर पढ़ो आप फुल्ली डिटेल के साथ। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि आप पूरी डिटेल के साथ पढ़ो। बस आप लोग मेरा एक काम कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे एनर्जी मिलती है, आपके लाइक से मुझे ऊर्जा मिलता है, आपके लाइक से मैं बूस्ट होता हूँ, मुझे पावर मिलती है, अच्छा लगता है कि हाँ मैं बना रहा हूँ वीडियो तो मेरे मतलब जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं सभी को समझ में आ रहा है, उन दोस्तों की हेल्प हो रही है। तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में कौन शारीरिक क्रियात्मक प्रभाव का उदाहरण है? शारीरिक क्रियात्मक प्रभाव का उदाहरण है। तो मैं आज आपको दबाव के जितने भी आपके जो प्रमुख जो 4 जो स्थितियां होती है दबाव के, वो सभी के बारे में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों को डिस्कशन अच्छा लगता है, डिस्कशन अच्छा लगता है तो सभी के बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहला जो आपका आता है
तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, संवेगात्मक, शरीर क्रियात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक। तो संवेगात्मक कहने का मतलब हो गया आपका इमोशनल, और यहाँ पर शरीर क्रियात्मक मतलब साइकोलॉजिकल, ठीक है। और संज्ञानात्मक कहने का मतलब आपका हो गया कॉग्निटिव, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मतलब समझ सकते हैं, और व्यवहारात्मक मतलब व्यवहारात्मक मतलब समझेंगे बिहेवियरल। तो अब हम लोग का यहाँ बात किया है शरीर क्रियात्मक। तो शरीर क्रियात्मक के बारे में आप समझ लीजिए क्या होता है शरीर क्रियात्मक। और फ्रेंड्स, मैं आपको पहले से ही कह रहा हूं कि डिटेल के साथ कराया जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो शरीर क्रियात्मक प्रभाव का मतलब होता है दोस्तों, शरीर क्रियात्मक प्रभाव का, कि जब शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दबाव मनुष्यों के शरीर पर क्रियाशील होते हैं, तो शरीर में कुछ हार्मोन, जैसे आपको याद रखना है, ये वाला जो हार्मोन का मैं नाम बोल रहा हूं, इस पे भी मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए सेट किया है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 28 या 29 में मिलेगा। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए पहले। एड्रेनल तथा कार्टिसोल, एड्रेनल तथा कार्टिसोल का फ्लो बढ़ जाता है। फ्लो कहने का मतलब कि जो होता है उसका जो स्राव होता है वो बढ़ जाता है। ये हार्मोन हृदय गति, स्तर, फेफड़ों में वायु मार्ग का विस्तार, हृदय गति में वृद्धि तथा रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना, ये सभी जो होता है शरीर क्रियात्मक में आपको मिलता है दोस्तों। तो याद रखिए, निम्नलिखित में कौन शरीर क्रियात्मक प्रभाव का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपको तो हृदय गति में वृद्धि भी है, पाचक तंत्र की धीमी गति, रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना। तो यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी बच्चे बहुत से कमेंट आ रहे हैं बी, बट मेरे समझ से इसका राइट आंसर आपका डी होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो है वो शरीर क्रियात्मक प्रभाव के ही उदाहरण है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत का किसने प्रतिपादित किया? तो अभी शायद मैंने आपको यहाँ पर संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में मैंने नहीं उतना डिस्कस किया, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करना चाहता हूं। जो आपका टर्म्स है उसी को मैं डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन यहाँ पे टर्म्स आपका आ गया संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत के मतलब बारे में मैं आपको बता दूंगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 का ऑप्शन है, बहुत अच्छा, लोजारस। लोजारस जो थे, लेजारस आपके किताब में नाम है, यहाँ पे लोजारस आपका लिखा गया, लेजारस याद रखिएगा। तो लेजारस एवं उनके सहयोगियों द्वारा प्रतिपादित दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित दबाव प्रतिक्रिया जो है, संज्ञानात्मक सिद्धांत के दबाव प्रतिक्रिया, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस मैं नहीं करूंगा। आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा दोस्त, एनसीईआरटी बुक होगा दोस्त, होगा ना सबके पास? एनसीईआरटी बुक में मैं आपको बता देता हूं, आप चैप्टर 3 यानी पेज नंबर आप चैप्टर 3 का जो है आपका पिक, जो आपका जो चित्र है 3.2 में आप देखिएगा, 3.2 में आपको इस संज्ञानात्मक सिद्धांत का एक पिक मिलेगा, वहां से मतलब चित्र मिलेगा, वहां से आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन हमें दबाव में डालती है? ऑप्शन है चुनौतियां, समस्याएं, कठिन परिस्थितियां, उपयुक्त सभी। दबाव में हमें कौन डालती है? यूं तो दबाव में डालने वाले हमें बहुत हैं। दबाव में डालना मतलब समझ ही सकते हैं, दबाव के अनेकों कारण हैं। ध्यान केंद्रित न कर पाना, गलत निर्णय करना, शारीरिक रोग, पेट खराब, सर दर्द, कमर दर्द, सब तो दबाव का ही कारण है। स्ट्रेस में आते ही हम लोग हैं, बहुत प्रतिदिन हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं। वीडियो न बनना, बच्चों को न पढ़ाना, आज क्लास नहीं हुआ, सब तो स्ट्रेस का ही कारण है। तो चुनौतियां, समस्याएं, कठिन परिस्थितियां, ये सभी कारण है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन हमें दबाव में डालती है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यदि दबाव का ठीक से प्रबंधन किया जाए तो वह व्यक्ति की अतिजीविता की संभावना में क्या करेगा? मतलब कह रहा है कि दबाव का जो होता है ठीक से प्रबंधन किया जाए, स्ट्रेस कम दिया जाए, तो क्या होगा, उनके लाइफ का क्या होगा, संभावना लाइफ में क्या होगा? कम होगा, अत्यधिक कम होगा, या कमी और वृद्धि दोनों होगा, या केवल वृद्धि होगा? तो दोस्तों, अगर आपको दबाव ज्यादा न दिया जाए तो आपकी लाइफ क्या होगी? बहुत मतलब कुछ खुशहाल तरीके से बीतेगी, यानी आपकी जो हो अतिजीविता की संभावना में क्या होगी? ज्यादा दिन जीने में आप सक्षम हो पाओगे, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर वृद्धि करता है। जब आपके पास दबाव ही नहीं रहेगा तो ज्यादा आप लाइफ स्पेंड करोगे। आप ज्यादातर देखते होंगे जो मतलब कि ज्यादातर जो होते हैं, जो टेंशन फ्री माइंडेड फ्री रहते हैं, वो ज्यादा दिन तक जीते हैं, वो ज्यादा जीवित रहते हैं। चलिए आज के जीवन में तो हमारे पास बहुत सारा टेंशन हो चुका है, अब तो टेंशन की कमी ही नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, निम्नलिखित में कौन संवेग नकारात्मक है? संवेग नकारात्मक कहने का मतलब हुआ, आप समझ चुके होंगे। तो ऑप्शन है भय, दुश्चिंता या उलझन या उपयुक्त सभी। तो दुश्चिंता के बारे में भी आपके बुक में एक बहुत ही लंबा सा मतलब एक पैराग्राफ दिया हुआ है अच्छे से, तो आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। याद रखिएगा संवेग नकारात्मक है तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19,
संज्ञानात्मक अनुक्रिया के अंतर्गत कैसी अनुक्रियाएं आती है? तो आपके पास इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए संज्ञानात्मक अनुक्रिया। तो संज्ञानात्मक अनुक्रिया के बारे में दोस्तों आपको मैंने अभी बताया। संज्ञानात्मक कहने का मतलब होता है कि ऐसा अनुक्रिया जिसमें आपको मतलब एकाग्रता की आपकी कमी हो जाती है, मतलब आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हो, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर, ध्यान केंद्रित न कर पाना, एकाग्रता की कमी। और चलिए आप लोग बुक को जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपके बुक से ही लिए गए हैं और आंसर भी आपके बुक से ही लिए गए हैं। तो चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करते रहिए। और दोस्तों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट जो है, वो आप लोग रिक्वेस्ट को जान ही रहे हैं, वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना है और इस संख्या को बढ़ाकर ले जाना है। कम से कम अभी हम लोग इस महीने तक इस संख्या को 30 तक पहुंचा देना है। लाइव चैट में 30 बच्चे आने चाहिए क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनको अभी पता भी नहीं है, तो आप ही लोग इसका कर सकते हैं। आप लोग शेयर कीजिए इस वीडियो को जरूर से जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बाह्य प्रतिबल के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? बाह्य प्रतिबल के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है? तो आप लोग को इसका राइट आंसर आपको खुद बताना है। तो चलिए मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ा है, तो चलिए 20 का राइट आंसर आपको खुद बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन संवेगात्मक प्रभाव के उदाहरण है? तो बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है संवेगात्मक प्रभाव। तो आप एनसीईआरटी का जो मैंने आपको जो बोला है संवेगात्मक प्रभाव के बारे में, तो संवेगात्मक प्रभाव का मतलब होता है, समझ लीजिए 21 का, ऐसा प्रेशर, ऐसा प्रभाव, ऐसा दबाव जो निरंतर रूप से बना रहता है तो व्यक्ति मानसिक अतिभार से ग्रस्त हो जाता है। उच्च दबाव के कारण उत्पन्न यह पीड़ा व्यक्ति को ठोस निर्णय लेने की क्षमता को कम कर देता है, तेजी से घटा सकती है। घर में जीविका के अथवा कार्य स्थान के लिए गलत निर्णयों द्वारा तर्क वितर्क, असफलता, वित्तीय घाटा, यहाँ तक कि नौकरी की क्षति भी इसके परिणाम स्वरूप हो सकती है। एकाग्रता की कमी के कारण आप लोग जान ही चुके हैं कि क्या क्या हो सकता है। न्यूनीकृत आपका जो होगा स्मृति क्षमता जो कमेगा, सोचने की क्षमता कमेगी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मनोवैज्ञानिक तनाव में क्या होता है, तो वृद्धि हो जाती है, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। बहुत ही आपका स्पष्ट सा क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आंसर भी इसका सिंपल था, बस आपको आंसर देने की जरूरत थी। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रही है। और एक और बात है, अगर समझ में आया तो जब ये वीडियो अपलोड हो जाए, अभी नहीं लाइव चैट में, तो आप लोग को समझ ही रहा है, कमेंट जरूर कर दिया, क्योंकि ये कमेंट आपका रहेगा और उस कमेंट को देखकर मुझे संतुष्टि मिलती है, मैं सेटिस्फाइड होता हूँ कि हाँ बच्चे कमेंट किए हैं, मेरे दोस्त कमेंट किए हैं, मेरे भाई कमेंट किए हैं कि हाँ मुझे सर समझ में आ रहा है, मुझे भैया समझ में आ रहा है। तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है? नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन संज्ञानात्मक प्रभाव हो सकता है? बार बार इसी सब क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है जी, संज्ञानात्मक प्रभाव हो सकता है। तो इस सभी टर्म्स को आपको याद रखना है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है और सभी का बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आप लोग चैनल से जुड़े हैं और आप लोग भी मेरा थैंक्स करते हैं क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही रिलेशन रहना चाहिए हम लोगों में। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, न्यूनीकृत अल्पकालिक स्मृति क्षमता। मैंने आपको बताया था संज्ञानात्मक प्रभाव के बारे में। तो न्यूनीकृत अल्पकालिक स्मृति क्षमता यानी कि सोचने समझने की, जो याद करने की जो क्षमता होती है, तेजी से घट जाती है। इसमें जो निर्णय स्मृति क्षमता होती है वो दबाव संज्ञानात्मक प्रभाव से हो सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है? तो क्या मैं इसे बता दूं इसका राइट आंसर? तो मन में उत्पन्न करना यानी मनोवैज्ञानिक दबाव, यानी मनोवैज्ञानिक दबाव जिन्हें हम मन में उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। तो मैं देखिए आप लोग को, अब आप लोग को ऐसा लग रहा है कि नहीं कि आप लोग जैसे ही क्वेश्चन को करते जा रहे हो आप लोग को याद होते जा रहा है कि नहीं? बताना सभी लोग, सच सच कमेंट करके बताओ अभी फटाफट, सभी लोग बताओ तो याद होते जा रहा है कि नहीं आपको? यस यस, बहुत अच्छा, याद होते जा रहा है ना, सभी को याद होना ही है। 80% जो होगा अभी ही मैं याद कर दूंगा, 100 में 100 में गारंटी नहीं ले सकता हूं क्योंकि 100 में वो आपका 20% आपका कब याद होगा? जब आप इस वीडियो को एक बार और देखिएगा और एग्जाम के टाइम आप लोग 1 महीने से आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा पूरे वीडियो का रिवीजन करना। और आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है जी, प्लेबैक स्पीड आपको मिल जाता है। आप प्लेबैक स्पीड में क्या करोगे कि इसको फास्ट मोड में करके आप समय आपका कम लगेगा, आप वीडियो को देख लोगे, आप वीडियो को देख लोगे अच्छे से, आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन अभिघातक घटना है? अभिघातक घटना, तो अभिघातक घटना इसमें से कौन है? तो बताने की बात नहीं, आप लोग क्लास 12th में चले गए हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अग्निकांड, बिजली, पानी की कमी, कोलाहल पूर्ण परिवेश, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा आपका अग्निकांड। फटाफट कमेंट कीजिए, ऑप्शन है अग्निकांड। और सबसे जो हिस्ट्री में जो था आप लोग बहुत अच्छे कर रहे थे मेरे दोस्त,
आप लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, और साइकोलॉजी का लाने के लिए कहें तो साइकोलॉजी का भी आ चुका है। अब साइकोलॉजी के सभी चैप्टर मैं आप लोगों के कंप्लीट करा दूंगा इसके लिए, और सोशियोलॉजी का भी लाऊंगा, इकोनॉमिक्स सभी का मैं लाऊंगा। हिस्ट्री का हम लोगों ने लगभग 9 चैप्टर को हम लोगों ने खत्म कर लिया है। सो पॉलिटिकल साइंस में हम लोग 6 चैप्टर में पहुंच चुके हैं, और इधर ज्योग्राफी में भी लगभग 5 चैप्टर कंप्लीट हो ही चुका है, और इधर में आपका 3rd चैप्टर आज हम लोग कर रहे हैं। आज 15 अगस्त है, हम लोग 3rd चैप्टर कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हाइपोथैलेमस कितने माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बारे में आपको जानकारी होगी। हाइपोथैलेमस ये हमारे शरीर से जुड़ी एक मतलब है, शरीर से जुड़ी जानकारी है। तो हाइपोथैलेमस का हमारे शरीर में काम क्या होता है जी? ये शरीर के तापमान, नींद, हमारे मूड को, जो हमारा मूड होता है, जो कहते हैं आप लोग आज मूड मेरा ऑफ है, मूड, वजन, प्यास, भूख, प्रजनन, बॉडी ब्लॉक आदि को कंट्रोल करती है। तो इस तरह से आप लोग याद करिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग क्लास 10th में बायो में पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आपको क्लास 12th में तो बायो पढ़ने को मिला ही नहीं, और उतने में मतलब की 26 का राइट आंसर तो आपका हो जाएगा 26 का ऑप्शन सही आंसर है आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर 2। हाइपोथैलेमस कितने माध्यम से क्रिया प्रारंभ करती है? 2 माध्यम से। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? मैंने सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति हुई अंग्रेजी के लैटिन भाषा से हुई, जिसका आपको मैंने ये भी आपको बताया था कि किस शब्द से हुई थी, मैंने आपको वहीं पे डिस्कस कर दिया था। स्ट्रिक्टस मैंने बताया था, स्ट्रिक्टस से जिसका अर्थ होता है तंग करना या संकीर्ण, तो मैंने बताया था। और स्ट्रिंगर इसका जो होता है वर्ब का रूप होता है, जिसका मतलब होता है आपका क्या? तो स्ट्रिंगर का मतलब होता है आपका कसना। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, चलिए 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए द राइट आंसर। चलिए वेरी गुड, ऑप्शन ए द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर। दोस्त जरूर से जरूर शेयर करना। नेक्स्ट जो 28 नंबर क्वेश्चन हमारा, किन हार्मोनों की वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है? किन हार्मोनों की वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है? क्या मैंने आपको इसके बारे में पहले नहीं बताया? बोलना कि नहीं बताया, बताया है कि नहीं, बताया है कि नहीं? 28 मैंने आपको शुरू में बताया था कि एड्रिनल तथा कार्टिसोल के बारे में आप लोग याद रख लीजिए, क्वेश्चन डिस्कस करते समय ही मैंने बताया था। और इसके बाद मेरी आप एक सलाह मानिए, आप एनसीईआरटी बुक को खोलिएगा। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ आप एनसीईआरटी बुक को खोलना, या आज शाम तक एनसीईआरटी बुक को आप खोलिएगा और देखिएगा आप चैप्टर 3 को खोलकर। आपका अगर 80% अगर आपका पूरा मैंने सब्जेक्टिव नहीं कंप्लीट करा दिया हो तब कहना, आपका 80% आपका सब्जेक्टिव मैंने कंप्लीट करा दिया। आप देखना दोस्तों 80% आपका सिलेबस जो होगा, आपके जो चैप्टर 3 होंगे वो बिना पढ़ाए हुए कंप्लीट होगा, केवल ऑब्जेक्टिव सोल्व करते करते। तो बोलिए आपको फायदा हो रही है कि नहीं? वीडियो फायदा हो रही है तो जैसे ही वीडियो आपका ऑफलाइन मोड पर जाए, मतलब कि अपलोड हो जाए, आप फटाफट से कमेंट कर दिए आगे, मतलब आपको जैसा लगा अपनी राय कमेंट, अच्छा लगे तो अच्छा, खराब लगे तो खराब, सुधारा जाएगा, खराब लगेगा तो। 29 का राइट आंसर आपका है, व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? सॉरी राइट आंसर नहीं, क्वेश्चन है, व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, कोई कमेंट नहीं करेगा, 1 मिनट 1 मिनट। इसका जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन राइट नहीं है जी, ऑप्शन इसका राइट नहीं है। आप अपने बुक में पेज नंबर में आपको बता दूं, पेज नंबर आप खोलिएगा, पेज नंबर आपका कितना होगा? चलिए तो आप लोग देख लीजिएगा, पेज नंबर हमें याद नहीं है, पेज नंबर शायद आपका 63, हाँ 63 पेज नंबर होगा। 1 मिनट रुकिए, तो एक मैं सॉरी आप लोगों से बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन ऐसा सेट किया था जिसका मतलब ऑप्शन नहीं था, लेकिन इसका आंसर था, ऑप्शन था, लेकिन मैंने ऑप्शंस को नहीं देखा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा 50 से 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 50 से 60। दोस्तों इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। और तो मैंने जब इसको गलत बताया तो इसके बारे में आपको फुल्ली डिटेल दे देता हूँ, शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी अब दे देता हूँ, ताकि आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपको एक याद भी रहेगा कि हाँ मैंने 50 से 60 वाला मैंने क्वेश्चन को आप लोगों को बोला था कि इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपने मान लिया, तो शायद ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लग जाए। मतलब सभी तरह से आपको इंटरेस्टिंग तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको कभी क्वेश्चन को गलत बताता हूं तो कभी ऑप्शंस को गलत बताता हूं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ इस तरह के मतलब इतने नंबर पर इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसा हमको बोला गया था, ऐसा आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आप क्वेश्चन को देखो तो आप ऑप्शंस को टिक आउट कर दो। ये मेरी खुद की साइकोलॉजी है, तो आप लोग इस तरह से समझिए। तो 29 में जैसा कहा जाता है कि शोधकर्ताओं के आकलन के अनुसार समस्त जो शारीरिक बीमारियों में से 50 से 70% तक की जो दबाव होती हैं, 50 से 70%, याद रखिए 50 से 70 तक की जो दबाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अध्ययन में यह भी प्रदर्शित करते हैं कि चिकित्सक से मिलने के लगभग 60% जो मामले होते हैं, वो 60% मामले होते हैं वो प्रमुखता दबाव के संबंध लक्षणों के ही कारण होते हैं। और मैंने इसमें आपको एक आंसर बता दिया, और इसी क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर जो है 60% वाला जो आपका क्वेश्चन आने वाला है अभी जस्ट ही आप लोग देखिएगा कुछ ही देर में, तो उसी क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको गलत करके दिखाया था। और इस वीडियो में हम लोग टोटल 42 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30,
शारीरिक संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को क्या कहते हैं? शारीरिक संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर बर्न आउट कहते हैं। शारीरिक संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को बर्न आउट कहते हैं, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 विभिन्न शोधों एवं अध्ययनों द्वारा ज्ञात हुआ है कि तकरीबन प्रतिशत रोगों के कारण तनाव होता है। तो बोलिए क्या ऑप्शन आपके इसमें मैच कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं मैच करें, क्योंकि इसका ही आंसर मैंने आपको बताया था 60%। और आप अपने एनसीईआरटी पेज नंबर 63 को देखिएगा तो 63 में आपका 60% आपको इधर साइड में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी, और इस तरह से याद रखिए सभी क्वेश्चंस को आप लोग कंसेप्ट के तरीके पर याद रखिए, सभी कंसेप्ट आपको क्लियर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है, उन्हें कहा जाता है। तो और चलिए 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर आपको बताना है। और नेहा पांडे ने बोला था कि आप सर 1 घंटा का भी क्लास लीजिएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना देर पढ़ाइए उतना देर हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो बहुत अच्छा, आपकी मैं साहस को मैं दाग देता हूँ। बहुत अच्छा, आप लोग इसी तरह से अपना जो है वो मतलब करेज बनाए रखिए, साहस बनाए रखिए, और चैनल पर बने रहिए। आप ही लोग के लिए किया जा रहा है तो आप ही लोगों को फायदा होगा। वीडियो लंबी होगी लेकिन आप लोगों की समझ में आएगी, कंसेप्ट पूरे अच्छे से दिया जाएगा। तो थोड़ा सा समय लगे, आप लोग तो ये लॉकडाउन में क्लास भी नहीं जा रहे हो कहीं, तो आप लोग को अच्छे से देखना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। एक वीडियो को आपको 2-2 बार देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर जो 32 ये आपको करना है जी। और 33 क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए सेट किया है। तो भीरो या भागो होने क्रिया के संबंध है, एक तरह से आप इसे FW समझिए। जैसे कैसे आपको बचपन में होमवर्क दिया जाता है तो यहाँ पर भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है। तो मैंने आपके लिए इस वीडियो में 4 क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ा है। तो चारों क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन देता है, और जो बच्चे इस वीडियो को पूरा देखे होंगे उन्हीं को पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन नंबर को छोड़ा गया है। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा, हंस सेली ने तनाव के बारे में क्या कहा है? हंस सेली ने तनाव के बारे में क्या कहा है? तो ऑप्शन आपके पास ऑप्शन 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, चौथा ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। तो 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा, तनाव एक अविशिष्ट अनुक्रिया है। अनुक्रिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? तो GAS, आपको मैंने बताया था GAS के बारे में। GAS कहने का मतलब होता है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। GAS का कहने का मतलब होता है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। और इनके 3 चरण होते हैं जी, 3 चरण होते हैं। सचेत प्रतिक्रिया जो होता है आपका, अलार्म रिएक्शन, प्रतिरोध रेसिस्टेंस, और परिश्रांति एक्सॉस्टन। याद रखिएगा, नाम लिख दूं नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा बुक में, आपके बुक में है। सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर 3, ऑप्शन ए द राइट आंसर 3, सभी तरह से अच्छे से याद रखिएगा। और सामान्य अनुकूलन संलक्षण होता क्या है तो ये भी आप अपने बुक से देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। GAS आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये आपको आपके जो पेज नंबर आपका मैं बता दूं, सामान्य अनुकूलन संलक्षण आपका पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर 63 में आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप वहां पर एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36, समय प्रबंधन किस श्रेणी का कौशल है? और आप लोग मुझे एनर्जी देने का कार्य कीजिए, मेरे वीडियो को आप लोग लाइक जरूर से जरूर कीजिए। आपके 1 लाइक से मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत एनर्जी मिलती है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ अब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप लोग देख पा रहे हैं और वीडियो को समझ रहे हैं अच्छे से। और जितने बच्चे अभी जुड़े हुए हैं इस चैनल से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। तो 36 नंबर है। और कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट में बताया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट का सोल्यूशन 100% दिया जाता है, सभी के कमेंट का सोल्यूशन 100% मिलता है। तो समय प्रबंधन किस श्रेणी का कौशल है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यक्तित्व के। ऑप्शन ए द राइट आंसर, ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37, लगातार क्लासेस आप लोग की चलाई जा रही है। हम लोग लगभग 38-40 मिनट से इस चैनल पे बने हुए हैं, 40 मिनट होने वाला है, लेकिन हम लोग अच्छे से सभी क्वेश्चंस को करेंगे कि सभी क्वेश्चंस आपके एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर की बात कर रही है, और अभी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से क्या उत्पन्न होता है? आंतरिक दबाव, कुंठा, द्वंद, या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने फ्रस्ट्रेशन के बारे में आपको बताया था। फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है दोस्त, फ्रस्ट्रेशन मतलब दबाव, फ्रस्ट्रेशन प्रेशर उत्पन्न होता है, यानी कुंठा उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा जब मिले आपको तो आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से क्या उत्पन्न होता है? जब आपको लक्ष्य मिल रहा है, आप प्राप्त कर रहे हो, और उसमें आपका जो हो जाएगा आपकी कुछ आवश्यकताएं जो है उसमें आपको बाधा उत्पन्न हो जाए,
तो आपको क्या उत्पन्न होगा, तो कुंठा उत्पन्न होगा, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, संवेग अभिविन्यस्त युक्ति किसके द्वारा वर्णित दबाव की युक्ति है। और साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो संवेग अभिविन्यस्त युक्ति किसके द्वारा वर्णित दबाव की युक्ति है, तो इसका राइट आंसर आपका 38 का हो जाएगा। ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन ए एडलर तथा पार्कर, एडलर तथा पार्कर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना निर्धारण एक गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में किया। ऑप्शन ए है काइमन, हिटलर, लेजारस तथा फोकमैन, या एडलर तथा पार्कर। तो लेजारस तथा फोकमैन, लेजारस तथा फोकमैन राइट आंसर। लेजारस के बारे में मैंने आपको बताया था, इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, जैव प्रति प्राप्ति बायो फीडबैक की कितनी अवस्थाएं होती है। जैव प्रति प्राप्ति या बायो फीडबैक की कितनी अवस्थाएं होती है जी। तो जैव जो है यहाँ पर जैव प्रति प्राप्ति या बायो फीडबैक जो आपको कहा जाता है, इसका मतलब समझिए यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दबाव की शरीर की क्रियात्मक पक्षों का परिवीक्षण कर उन्हें कम करने के लिए फीडबैक दिया जाता है। उन्हें फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक करने का मतलब होता है कैसे आप लोग फीडबैक देते हो कि मतलब कि मुझे वीडियो अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, आपकी वीडियो मुझे समझ में आई, या मुझे वीडियो बहुत खराब लगी, आप बहुत अच्छा से नहीं पढ़ाते हो, ये सब आप लोग फीडबैक देते हो। तो वही फीडबैक ये भी देता है। बायो फीडबैक जो होता है जैव प्रति प्राप्ति, या इसको हम लोग बायो फीडबैक ही कहते हैं। तो इसके साथ जो होता है प्रशिक्षण का भी उपयोग किया जाता है। और इसके लिए आपको शरीर में जो होता है, यहाँ पर आपका कह रहा है कि बायो फीडबैक की कितनी अवस्थाएं होती है, तो याद रखिएगा इसकी जो अवस्थाएं होती है वो 3 अवस्थाएं होती है दोस्तों, 3 अवस्थाएं होती हैं। और बोलिएगा तो मैं आपको उनका नाम बता दूं, जैसे आपका जो हो गया हृदय गति के प्रति जागरूकता विकसित करना, उस जैसे शरीर की जो क्रियात्मक अनुक्रिया के शांत व्यवस्था में नियंत्रित करने के उपाय सीखना, तथा उस नियंत्रण को सामान्य दैनिक जीवन में अंतरित करना। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, यही सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी में ये सब पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 को छोड़ देते हैं, 41 को छोड़ देते हैं, या 41 आप लोग खुद कर लीजिएगा, 41 को छोड़ देते हैं, 41 आप लोग खुद कर लीजिएगा या करवा दूं। तो चलिए, दबाव संचार प्रशिक्षण विधि विकास किसके द्वारा किया गया, तो ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, इसका आंसर आप लोग खुद बताइए इसका आंसर। चलिए 41 का कमेंट कीजिएगा आप लोग आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 एंड लास्ट वीडियोज ऑफ दिस क्वेश्चन, तो मैंने इसीलिए आपको सेकंड लास्ट क्वेश्चन नहीं कराया। तो चलिए, कौन सी क्रिया जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन लाती है। लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन लाती है। आहार, सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक अभिवृत्ति, या व्यायाम। व्यायाम करने का मतलब होता है एक्सरसाइज, आहार करने का मतलब होता है आपका जो होता है फूड, जिसे आप लोग आहार कहते हैं, फूड कहते हैं। तो चलिए क्या होगा राइट आंसर आप लोग बताइए। व्यायाम कहने का, व्यायाम मतलब व्यायाम से आपको बहुत सारी जो होती है फायदे होती हैं, व्यायाम से आपको बहुत सारी फायदे होती हैं, एक्सरसाइज करने से बहुत सारी फायदे। तो इसका राइट आंसर भी आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर, 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी है व्यायाम। और याद रखिएगा, दबाव के प्रति अनुक्रिया के बाद अनुभव किए गए शरीर की जो क्रियात्मक भाव प्रबोधन के लिए व्यायाम एक सक्रिय, बहुत ही अच्छा मतलब सुधार करने वाला, हृदय की दक्षता को भी सुधार करता है, फेफड़ों को वृद्धि करती है, रक्तचाप की कमी होता है तो उसको कंप्लीट करता है, फेफड़ों को मतलब वृद्धि करता है, शरीर में जो होता है हमारे तंत्र को सुधार करता है, तैरना, टहलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना, ये सब आपके क्या होते हैं, तो दबाव में सहायक होते हैं। जब आप स्ट्रेस में रहिए, दबाव में रहिए, प्रेशर में रहिए, तो आप इन सभी चीजों का उपयोग कीजिए। व्यायाम जरूर से जरूर कीजिए, अच्छा भोजन खाइए, ये सब आपका हो जाएगा। तो शैली जो होता है जीवन शैली में लोकप्रिय अनुमोदन जो आपका है ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आई हो वीडियो, और वीडियो समझ में आई हो तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लोग भी बायो फीडबैक की तरह आप लोग भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसा आपका वीडियो लगा, समझ में आया या नहीं आया। आप लोग की एक फीडबैक हमारे लिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट, मुझे अच्छा लगता है आप लोग का लाइक, मुझे अच्छा लगता है आप लोग की बातें, मुझे अच्छी लगती है सभी। तो आप लोग चैनल पे बने रहेंगे, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाई और ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।